नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे बालोद की, जहां पर धान खरीदी के लिए टोकन के लिए भगदड़ मची हुई है। पीपर छेड़ी खरीदी केंद्र में टोकन को लेकर भगदड़ मची हुई है। भगदड़ में कई महिलाओं को चोटें आई हैं। समिति प्रबंधक बड़ी लापरवाही उनके सामने आई है। टोकन लेने एक साथ 4 गांव में मुनादी करा दी गई थी। 4 गांव के हजारों किसान पहुंचे टोकन लेने के लिए, और बता दें आपको, रात से ही किसान जुटे हुए थे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जब टोकन वितरित करना ही था तो पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की गई? एक साथ सभी गांव के किसानों को बुला दिया गया, अब इस तरह की व्यवस्थाएं सामने दिख रही हैं, क्या ही कहा जाए? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि लापरवाही सामने ही है। और ये केवल एक समिति का नहीं है। ये बात की जाए तो आज बालोद जिले में जो 2 तस्वीरें सामने आई हैं, एक गुजरा की तस्वीरें सामने आई थी सुबह ही, वहां पे जो किसान समिति के सामने आंदोलन पर बैठ गए थे व्यवस्था की को लेकर के, और दूसरी तरफ ये भगदड़ की जो तस्वीरें सामने आई, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो धान खरीदी को लेकर हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार बैठकें ली जा रही है, यहाँ पे जो नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, बावजूद इसके अचानक जब 2 दिन धान खरीदी को बचे हैं, उसके बाद अचानक जो 4 गाँव के किसानों को एक साथ मुनादी कर देना और व्यवस्था नहीं कर पाना है, निश्चित एक बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते यहाँ पे महिलाओं अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? मौके पर कोई पहुंचा है? जी बिल्कुल, जब पूरे मामले की जानकारी जब प्रशासन तक पहुंची, प्रशासन द्वारा यहां से टीम भेजा गया, तहसीलदार की टीम थी, पुलिस प्रशासन की टीम थी, और उनके साथ जो ग्रामीणों की बैठक की गई, जो ग्राम प्रमुखों की बैठक भी की गई थी, और बैठक के बाद ग्रामीणों को समझाइश दी गई है कि उनकी जब बारी बारी से उनको टोकन दिया जाएगा, और एक जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत उसमें टोकन को आवंटित किया जाएगा। और मान मनोबल भी किया गया किसानों के, वहां पे कुछ स्थिति भी विकट स्थिति निर्मित हुई थी, किसानों को समझाइश दी गई है, और पूरे मामले को लेकर प्रशासन इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं किसानों के लिए, यहाँ पर टोकन की जरा सी बात पे अगर व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं तो आगे की बात क्या ही कही जाए? फिर तो किसान रात भर क्या 5-5, 6-6 दिन लगे रहते हैं, पर उनकी बारी नहीं आती है। अब यहाँ पर टोकन के लिए ऐसी व्यवस्थाएं, तो आगे के लिए क्या करेंगे वो जब खरीदी की बारी आएगी? निश्चित यहाँ पे जब किसानों से चर्चा भी की गई तो किसानों के पास केवल एक समस्या नहीं है, ऐसी कई समस्या है। चाहे बारदाने की बात की जाए, अभी समिति के केंद्रों में बारदाने पूरी तरह से पहुंच ही पाई है, और किसानों से जो चर्चा की गई, उनकी धान की फसल जो है करीब 1 माह पहले से कट कर रखी गई है, जिसको बेचने के लिए किसान लगातार जो लाइन लग रहे हैं, लगातार समितियों में पहुंच रहे हैं। और जब खरीदी प्रारंभ होने की बात सामने आई है तो हर किसान ये चाह रहे हैं कि उनकी जो धान है, उनकी फसल सबसे पहले बिक जाए। इसको लेकर व्यवस्था बनाना एक कठिन चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है। देखना होगा ये प्रशासन इस मामले को किस तरह से हैंडल करती है, कैसे इसका समाधान करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रशासन के लिए एक टेढ़ी खीर जरूर बन रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष। और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की जन जागरूकता अभियान का आज कोंडागांव में समापन हो रहा है। कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता पलारी के लिए डोंगरी गुड़ा से निकली पदयात्रा में शामिल हुए हैं। पदयात्रा का समापन विकास नगर स्टेडियम में होगा, जहां कांग्रेस के नेता जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिव चंदन यादव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैज शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रचार प्रसार
समिति बनाई है। मंत्री शिव डहरिया को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मंत्री, सांसद, विधायकों को समिति में शामिल किया गया है। इस समिति में ताम्रध्वज साहू, टी सहदेव, रविंद्र चौबे सहित कई नेता, विधायक और सांसद शामिल हैं। तो वहीं आज 2 बजे कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में यह बैठक होगी। मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। कांग्रेस ने प्रचार प्रसार समिति बनाई है। बता दें, निकाय चुनाव के लिए प्रचार समिति बनी है। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक आज होने जा रही है। राजीव भवन में 2 बजे बैठक होगी। मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। निकाय चुनाव के लिए प्रचार समिति बनाई गई है। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक आज होने जा रही है। राजीव भवन में 2 बजे ये बैठक होगी। तो कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव की तैयारियां लगातार तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस ने प्रचार प्रसार की समिति बनाई है। निकाय चुनाव के लिए प्रचार समिति बनी है। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक आज होगी। राजीव भवन में 2 बजे ये बैठक आयोजित होगी। मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, लगातार निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। प्रचार प्रसार की समिति बना दी गई, आज बैठक भी होने जा रही है। क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, घोषणा पत्र पर ही लोगों की निगाहें टिकी है, क्योंकि पिछले बार घोषणा पत्र में जिस तरह के वादे विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए थे वो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए साबित हुआ था। और अब क्योंकि 15 निकायों में चुनाव होने वाले हैं और सीधे तौर पे 10 जिलों पे इसका असर देखने को मिलेगा, लिहाजा इसकी पूरी जो कमान है वो मंत्री मोहम्मद अकबर को दी गई है और उनकी ही अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। 13 सदस्यीय कमेटी है जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया और इसके अलावा मंत्री अनिला भेड़िया भी शामिल है। और इसके अलावा जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको भी इस समिति में रखा गया है। तो आज जो अहम बैठक रखी गई है वो तकरीबन 2 बजे के बाद होने वाली है और बैठक के दौरान ये चर्चा की जाएगी कि आखिर वो 15 जो निकाय हैं वहां पर जरूरतें क्या है, किस तरह की घोषणाएं हैं वो की जा सकती है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि हर निकाय के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी होंगे या फिर एक साथ सभी 15 निकायों के लिए कोई घोषणा पत्र जो है वो कांग्रेस जारी करेगी। आज की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से जो घोषणा पत्र है वो जारी किए जाएंगे। क्या ये निकाय स्तर पर होंगे या सभी निकायों के लिए एक जैसा घोषणा पत्र होगा। बड़ी बात यहां पर यह भी है कि नगर निगमों के जो अभी चुनाव होने वाले हैं उसे सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरह से 10 जिलों का रुझान इसमें पता चलेगा कि आखिर जो जनता का रुझान है वो किस पार्टी की तरफ है। लिहाजा कांग्रेस इसमें कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए घोषणा पत्र जितना ज्यादा से ज्यादा आकर्षक हो वो ये कोशिश रहेगी कि लुभावना जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस द्वारा जारी किया जाए। हालांकि कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी जिसमें इन सभी समीकरणों पर, उन क्षेत्र विशेष पर और जितने भी पहलू हैं घोषणा पत्र में क्या कौन सी बातें शामिल की जानी चाहिए इस पर चर्चा होनी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर में मंगलवार को बीजेपी की बैठक होगी। यह बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रत्याशियों के चयन को लेकर की जाएगी। 20 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है, जिसको लेकर प्रत्याशियों के नामों का चयन होना है। चयन के बाद ही नामों के पैनल पर अंतिम मुहर लगेगी। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, बीजेपी ने बनाई है संभागीय कमेटी। निकाय चुनाव प्रत्याशी चयन के लिए कमेटी बनाई गई है। दुर्ग रायपुर संभागीय चयन समिति का ऐलान हुआ है। दुर्ग संभाग के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनी है। दुर्ग के लिए सांसद संतोष पांडे बने हैं संयोजक। मोतीलाल साहू को रायपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कल बीजेपी प्रदेश चयन समिति की बैठक होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, बीजेपी ने संभागीय कमेटी बनाई है, क्या कुछ खास है इसमें? किन किन के नाम है, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए 15 नगरीय निकाय में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और उनमें से बीजेपी किन्हें प्रत्याशी बनाएगी, इसके लिए चयन समिति के लिए संभागीय स्तर पे जिम्मेदारी दी गई है। मतलब ये कि पहले जिन्हें प्रभारी बनाया गया उन्हें कहा गया कि आप वार्डों में जाइए और वार्डों से जो योग्य प्रत्याशियों की सूची है वो लेके आप जिले में आइए और जिले के बाद जब जिला उसे स्क्रूटनी करके कुछ नामों को लेके संभाग में भेजेगी और संभागीय जो कमेटी है वो कमेटी भी प्रदेश के पास भेजेगी, तब जाके बीजेपी तय कर पाएगी कि आखिरकार किन्हें प्रत्याशी बनाना है और कौन जो होंगे वो अग्र निगम चुनाव में जो दावेदार होंगे। इसलिए बीजेपी 4 चरणों में जो है वो मशक्कत कर रही है, क्योंकि पिछले जितने भी इतिहास रहे 2018 चुनाव के बाद बीजेपी को हर बार मौकी खानी पड़ी है। चूंकि नई प्रभारी की जिम्मेदारी अब डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में संभाल रही है, नई रणनीति के साथ बीजेपी उतरी है, इसलिए प्रत्याशी चयन में कहीं कोई कमी ना हो जाए, इसलिए 4 चरणों पे जो है चयन प्रक्रिया को रखा गया है। कल दोपहर जो है वो बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की प्रत्याशी चयन समिति की बैठक होगी, वो तय करेगी, वो नामों पे मुहर लगाएगी। अगर बात समितियों की कर ली जाए तो सांसद जो संतोष पांडे उन्हें दुर्ग संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ साथ पूर्व जो सांसद कह लिया जाए या पूर्व महापौर कह लिया जाए या राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, ऐसे बड़े नामों को कुल 9 नामों का पैनल तैयार किया गया है जो संभागीय स्तर पर चयन करेगी कौन प्रत्याशी होंगे। राजधानी रायपुर की जिम्मेदारी, रायपुर संभाग की जिम्मेदारी पूर्व में मुख्यमंत्री, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनके खिलाफ पाटन से चुनाव लड़ चुके मोतीलाल साहू को संयोजक बनाया गया, जबकि वहीं पूर्व मंत्री राजेश मुड़द, नंदे साहू जो पहले विधायक रह चुके हैं उन्हें उस समिति में शामिल किया गया है। तो समिति 8 और 9 लोगों की समिति बनाई गई है। समिति एक्सरसाइज में जुट चुकी है कि कैसे प्रत्याशियों का चयन करके प्रदेश के पास भेजा जाए। चलिए अवधेश, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के सीएम महामारी पर राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री उनसे सहमत नहीं हैं, जबकि दोनों एक ही पार्टी और सरकार से आते हैं। पूनावाला ने लिखा है कि हमें महामारी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति के बजाय राष्ट्र नीति पर बात होनी चाहिए। यूपी में बदलाव की बयार चल रही है। यूपी का दौरा कर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी में लगातार 3 बड़ी सभाएं प्रियंका गांधी ने की हैं। लोगों में काफी उत्साह है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि योगी की सरकार बदलनी चाहिए। प्रियंका गांधी उम्मीद की किरण के तौर पर नजर आ रही हैं और कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में लगातार अभी 3 बड़ी सभाएं प्रियंका जी के द्वारा, जिसमें गोरखपुर है, बनारस है और अभी बुंदेलखंड में जो है बहुत उत्साह है लोगों में, परिवर्तन की चाहत है। सब लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बदली जाए और उम्मीद की किरण में प्रियंका जी दिखाई दे रही हैं। तो लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज 18 की एक ऐसी अनूठी मुहिम मिशन साहस, जिसमें हर हफ्ते हम आपके रूबरू लेकर आते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादे, कड़ी मेहनत और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। और इसी कड़ी में आइए देखते हैं सतना के संतोष कुमार बंसल की कहानी कि किस तरह करीब 30 साल पहले बॉस की कारीगरी सीखने वाले संतोष कुमार ने बांस शिल्प को नई पहचान दिलाई और बन गए बांस शिल्प की जादूगर।
सर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता भूचाल रहे, पर अमिट हमारा नाम है, बढ़ना ही अपना काम है। वह देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों को माथे पर तिलक लगाती है। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या घाम है, बढ़ना ही अपना काम है। बांस से बने आकर्षक उत्पादों को तराशते ये हैं सतना के संतोष कुमार बंसल, जिनके हुनर का असर सीधे दिल में जाता है उतर। बांस से बने प्रोडक्ट्स की एक लंबी रेंज है जो संतोष कुमार बनाते और सिखाते हैं। करीब 30 साल पहले बांस की कारीगरी सीखने वाले संतोष कुमार आज बांस शिल्प के जादूगर बन गए हैं। 90 में हस्तशिल्प विकास निगम वालों ने यहाँ एक 80 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाया और ट्रेनिंग में मेरा थोड़ा सा काम अच्छा रहा तो मुझे बाहर त्रिपुरा भेजा गया 3 महीने के लिए। इसके बाद मैं वहाँ से आया तो मुझसे छोटे मोटे ट्रेनिंग दिलवाने लगे, कहीं 1500 कहीं 2000 हस्तशिल्प विकास निगम के। इसके बाद सर मेरी एक अच्छी लगन थी कि मैं वहाँ बराबर अपना काम करते रहा, बच्चों को सिखाया, लोगों को सिखाया। मोहल्ले में हस्तशिल्प विकास निगम से हमें सहयोग में मिला, कार्यशाला बने, औजार उपकरण मिला हमें, और ऐसे करके फिर महिला बाल विकास वालों ने ट्रेनिंग दिलवाने लगे। शुरुआत में आर्थिक स्थिति कमजोर थी, सामने थी अनेक चुनौतियां, लेकिन मन में उम्मीद की मजबूत डोर थी। इस घर को मैं गहन रख करके और जा करके आसाम पहुंचा। आसाम के पास एक चरिलम गांव है, वहाँ एक निरंजन नमो करके नाम आदमी है, उनका बहुत बड़ा बांस का प्रोजेक्ट चल रहा है। उनकी मिसेज अध्यक्ष हैं वहाँ की, मुझे बहुत सहयोग उन्होंने दिया और 1 महीने वहाँ रख करके खाना रहना सब और ट्रेनिंग भी दिया, और चलते टाइम मुझे कपड़े किराया सब उन्होंने दिया, और वहाँ से आकर के पूरा काम में जितना है अपने घर में बिल्कुल चालू कर दिया। कड़ी मेहनत से बांस शिल्प की बारीकियां सीखकर संतोष कुमार जुनून के साथ आगे बढ़ते रहे और पटरी पर ले आए जिंदगी की गाड़ी। सन 2000 में मेरा प्रगति मैदान में राष्ट्रीय मेले में भेजा गया, और जब मैं वहाँ गया 5000 रुपये एडवांस मुझे दिया गया था। 5000 के आइटमों में 45,000 रुपये का सेल किया मैं 14 दिन के अंदर, और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। करीब 30 वर्षों में हुनर के इस काफिले से कई लोग जुड़े और आत्मनिर्भर बने। संतोष कुमार बंसल के अथक प्रयासों से बांस शिल्प को मिली है नई पहचान। और अपने स्वयं का काम अपना कर रहे हैं। लोगों को जब काम हमारे पास आया तो लोगों को जोड़ लिए, सब लोग काम किए, उनको पैसे दिए, सारे आइटम भेज दिए, जहाँ मैंने जो भी लेते हैं उनको भेज दिया। चुनौतियों के कांटों से सफलता के गुलाब चुनकर निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा लिखने वाले संतोष कुमार बंसल को हम करते हैं सलाम। और आज मिशन साहसर में बस इतना ही। कल आपको दिखाएंगे इंडियन टेडी मदर के नाम से मशहूर ग्वालियर की विमलेश पवार की कहानी की पहचान में महंगे टेडी को न खरीद पाने की टीस ने कैसे उनके अंदर टेडी बनाने के काम को करने का जज्बा पैदा किया, और रात दिन की कड़ी मेहनत और लगन से विमलेश पवार ने कारोबार को पहुंचाया बुलंदियों पर। साथ ही जानेंगे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने से जुड़ी जरूरी जानकारी और सुझाव। देखना न भूलिएगा मिशन साहसर हर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।